हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। ये पार्ट 2 है हैंडओवर का। तो चलो इसमें समझ लेते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिकली N2 हैंडओवर कवर किया था कि N2 हैंडओवर 5G में कैसे काम करता है। इसमें हम दोनों चीज़ देखेंगे, इवन एक X2 भी देखेंगे, N2 भी देखेंगे, और भी अदर टाइप के हैंडओवर्स देखेंगे कि 5G में और कौन से हैंडओवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो इन जनरल एक डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर रहनी चाहिए। So देखो, हैंडओवर इज एन एसेंशियल फीचर प्रोसीजर इन 5G एंड अर्लियर सेलुलर सिस्टम एंड मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन कनेक्टेड मोड, इट्स हैंडओवर, जैसे आपको पता है। ओके, सो दैट अलाउज द मोबाइल टू स्टे कनेक्टेड, सिग्नलिंग विद इन द नेटवर्क इंश्योर्स दैट द context information इज suitably ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स सेल टू टारगेट सेल। ठीक है, इससे हमें हैंडओवर किया जा सकता है। So in connected mode, UE makes a regular measurement of neighbor cells. It reports this to the network. It always the network that decide if the UE should be handed over. So there are many types of handover depending on the type of source and target nodes and the support for the specific network interfaces. So a good handover strategy makes efficient use of radio and network resources while also minimizing service interruption time during handover. So since the early 20 ML approaches are being मोबाइल अप्रोचेज आर बीइंग रिसर्च फॉर ऑप्टिमाइजिंग हैंडओवर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये जो हैंडओवर है ये कौन सा हैंडओवर है। ये हैंडओवर है हमारा X2 हैंडओवर। ठीक है, जिसमें हमारा सोर्स और टारगेट के बीच में एक्सएन इंटरफेस अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे पुराने लेक्चर में हमने देखा था, इसमें ये जो इंटरफेस था ये अवेलेबल नहीं था पुराने लेक्चर में। तो हमने ये जो रिक्वेस्ट भेजी थी, ये जो हैंडओवर रिक्वेस्ट है, ये डायरेक्ट हमने AMF को भेजी थी। ठीक है, अब इसमें हम ये नहीं भेजेंगे। तो देखो, ये हैंडओवर रिक्वेस्ट डायरेक्ट टारगेट GNODB को आई है क्योंकि ये इंटरफेस अवेलेबल है। हैंडओवर रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट जाएगा। अब ये जो एडमिशन कंट्रोल ये लेगा, कौन लेगा? टारगेट GNODB। पहले एडमिशन कंट्रोल कौन था NT में? AMF था। ठीक है, उसके पहले मेजरमेंट कंट्रोल एंड रिपोर्ट्स गया था। ठीक है, कौन भेजेगा मेजरमेंट रिपोर्ट? UE भेजेगा। किसको भेजेगा? सोर्स GNODB को भेजेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? मेजरमेंट रिजल्ट रहेगा। क्या क्या रहेगा इसमें? RSRP रहेगा, RSRQ रहेगा, PCI रहेगा, CGI रहेगा और EARFCN रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट तो आ गया है। ठीक है, उसके बाद में सोर्स GNODB को पता है कि जो मेरा UE है वो टारगेट के पास जाने वाला है, तो वो जो अपना डेटा है जितना भी UPF से वो फैच करके रखा था वो अर्ली स्टेटस ट्रांसफ़र कर देगा और सीक्वेंस नंबरिंग बता देगा कि यहाँ तक के मैं डेटा भेज चुका हूँ और आगे का डेटा तुम्हें UE को भेजना है। तो अपने ट्रांसमिशन बफर में स्टोर कर लेता है टारगेट। ठीक है, और फिर उसके बाद में हैंडओवर सक्सेस और सीक्वेंस नंबरिंग ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और एक मिनट, डिटेच फ्रॉम ओल्ड सेल एंड सिंक्रोनाइज टू न्यू सेल अर्ली। अच्छा, इसमें बहुत फास्ट फॉरवर्ड दे दिया है। ठीक है, ये देखो, डिटेच फ्रॉम ओल्ड सेल एंड सिंक्रोनाइज टू न्यू सेल। सिंक्रोनाइज मतलब रैच होगा यहाँ पे। ठीक है, रैच कंप्लीट होने के बाद में ही हैंडओवर फिर कंप्लीट होगा। तो ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिया गया है। ठीक है, लेकिन पुराने लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया है ये चीज़। फिर देखो, यूज़र डेटा अब यहाँ से देखो सोर्स से राउट होके कहाँ पे आ रहा है? टारगेट GNODB पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब डेटा डायरेक्ट बन सकता है UPF से डायरेक्ट UE से थ्रू द किसके थ्रू? टारगेट GNODB के थ्रू होना चाहिए। तो टारगेट GNODB बोलता है MME को, सॉरी AMF को, कि पाथ स्विच रिक्वेस्ट, कि पाथ रिक्वेस्ट चेंज करो। तो UPF एंड मार्कर भेज देता है किसको? सोर्स को, कि जितना भी डेटा था तुम्हारा तुमने मुझे पूरा भेज दिया है और यहाँ तक के जितना भी डेटा मुझे मिला है अब मैं टारगेट GNODB को ये डेटा दे रहा हूँ UE को सर्व करने के लिए। तो ये टारगेट GNODB को ये डेटा दे देता है और फिर ये सर्व करना स्टार्ट कर देता है, ये एक्नॉलेज दे देता है और UE कंटेक्ट रिलीज़ हो जाता है फिर। ठीक है, तो इस टाइप से ये X2 हैंडओवर है। ठीक है, ये X2 हैंडओवर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो, द फिगर एज्यूम सोर्स एंड टारगेट GNODB आर इंटरकनेक्टेड वाया एक्शन इंटरफेस। सोर्स GNODB डिसाइड्स टू हैंडओवर। ठीक है, हैंडओवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अभी 3 फेज याद रखने हैं तुमको, कि अगर कोई भी पूछे कि हैंडओवर कितने फेज में होता है तो वो 3 फेज में डिसाइड होता है। ठीक है, एक हैंडओवर प्रिपरेशन, एक हैंडओवर एग्जीक्यूशन और एक हैंडओवर कंप्लीशन। ठीक है, तो हैंडओवर प्रिपरेशन क्या बोलता है? द टारगेट सिस्टम इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव द UE। टारगेट GNODB does admission control based on the slice information. If UE is admitted, target GNODB informs source GNODB along with an RRC message that should be sent transparent to the UE. ठीक है,
हैंडओवर प्रिपरेशन हुआ है, हैंडओवर एग्जीक्यूशन कौन करेगा फिर? सोर्स do not be sends handover command to UE. UE disconnect from source do not be and connect to the target do not be. Any data that source do not be received during this period is forwarded to the target do not be. Source do not be sends sequence numbering stage transfer message to the target do not be. This relate to the PDC sequence numbering. ये हुआ हैंडओवर एग्जीक्यूशन। हैंडओवर कंप्लीशन कब होगा? सो यूई सेंड्स अपलिंक डेटा ऑन टारगेट do not be for डाउनलिंक डेटा, सॉरी UE sends uplink data on target do not be, okay. Then for downlink data, target do not be sends path switch request to AMF, which triggers UPF to update path to target do not be. So once AMF acknowledges that path switch is done, target do not be informs source do not be to release the UE context, ठीक है। तो ये उसका प्रोसेस है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टारगेट do not be informs source do not be to release UE context। तो यहाँ पे ये टारगेट ने यूई को भेजा था यहाँ पे, ठीक है। टारगेट ने सोर्स को बोला था कि इसको रिलीज़ करो क्योंकि अब मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो ये 3 प्रिपरेशन में 3 फेस में होगा, ठीक है, याद रखना है हमेशा आपने को। फॉर डेप्थ हैंड ओवर यूई डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोर्स सेल एंड मच लेटर आइटम, ये ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी देखो इवेंट वाले लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। इसका आने वाले पार्ट में एक्चुअली मैं इवेंट कवर करूँगा। तो इवेंट बेसिकली कोई भी एक इवेंट ट्रिगर होगा तभी तो हैंड ओवर होगा ना। अब हमारे इवेंट कितने हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6 और B1 और B2, ठीक है। इतने इवेंट्स हैं हमारे, इसमें से कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है तो ही हैंड ओवर होता है, ठीक है। ये इवेंट वाले लेक्चर में हमने उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये यहाँ एक जनरल ये गया है कि जो ये सर्विंग सेल RSRP है तुम्हारा और ये टारगेट सेल RSRP है। तो ये देखो ये नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ये वीक हो रहा है, और टारगेट सेल ऊपर जा रहा है मतलब ये प्रॉपर हो रहा है। तो इसके बीच में A3 अगर कंडीशन अगर मैट हो गई तो वो टाइम टू ट्रिगर नीचे देखेंगे आप, टाइम टू ट्रिगर कि कब हैंडओवर मेजरमेंट रिपोर्ट कब स्टार्ट कर देना है। तो मेजरमेंट रिपोर्ट स्टार्ट करके उसने हैंडओवर कमांड भेज दिया, ठीक है। तो हैंडओवर प्रिपरेशन टाइम और हैंडओवर एग्जीक्यूशन टाइम, तो ठीक है, दो हैंडओवर प्रिपरेशन टाइम और हैंडओवर एग्जीक्यूशन टाइम, और आगे चल के फिर हैंडओवर कंप्लीशन 3 फेस में होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं हम अच्छे से, क्या बोल रहा है। हैंडओवर कैन बी ट्रिगर्ड ड्यू टू चेंजिंग रेडियो कंडीशन, यूईज कनेक्शन विद द सोर्स सेल में वीकन। Once a certain threshold has been reached, the network decided to hand over if the UE to another cell that has been better radio condition. The network knows this condition based on measurement reports sent by the UE. The figure shows A3 event for which the target cell is better than the source cell by a certain threshold for a at least TTT duration, मतलब टाइम टू ट्रिगर ड्यूरेशन उतनी कंडीशन एटलीस्ट मीट करनी चाहिए। ये जो नीचे दिया गया है ना ये वाला पोर्शन टाइम टू ट्रिगर वाला, इतनी कंडीशन एटलीस्ट इतना टाइम तो ये कंडीशन मीट करनी चाहिए, तो हम स्टार्ट कर देंगे हैंडओवर प्रोसेस। सो इट माइट हैपन दैट अ सर्टेन जी नोड बी इज हाईली लोडेड फॉर लोड बैलेंसिंग पर्पज, हैंडओवर कैन बी ट्रिगर्ड। समटाइम्स ए स्पेसिफिक सर्विस में बी अनअवेलेबल इन द सोर्स और सिस्टम, इफ द सच ए सर्विस इज रिक्वेस्टेड, ए हैंडओवर में बी परफॉर्म्ड। एन एग्जाम्पल इज ए वॉइस कॉल। सो इनिशियल 5G डिप्लॉयमेंट मे नॉट सपोर्ट VoNR है। तो पहले के जो सपोर्ट में था 5G डिप्लॉयमेंट में, उसमें वॉइस ओवर NR सपोर्ट नहीं था, तो वो क्या करते थे 4G पे फॉल बैक करते थे। तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का हैंड ओवर हुआ, उसको 5G SRCC बोलते थे, या फिर 5G से 3G में जाएगा। तो ये चीज़ थी। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने 4G में पढ़ी थी बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये आज भी रिलेवेंट है चीज़ें। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो हाउ इज हैंड ओवर डिफरेंट फ्रॉम रीडायरेक्शन और सेल रिसिलेक्शन। तो देखो इनिशियल सेल एक्सेस तो आपको पता है, ठीक है, यूई पावर ऑन होता है तो इनिशियल सेल एक्सेस करता है, अटैच एक्सेप्ट हो जाता है एक सेल पे। लेकिन अगर यूई फिर उसके बाद में आइडल मोड में चले जाता है, और आइडल मोड में अगर यूई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो वो रीसिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ कनेक्टेड स्टेट में, अगर यूई कनेक्टेड स्टेट में आइडल में नहीं है तो एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे तो हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, रीडायरेक्शन कब होता है, अगर ये समझ लो LT सेल के कनेक्टेड स्टेट से डायरेक्ट WCDA में या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी के आइडल स्टेट में आता है तो उसको रीडायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कनेक्टेड स्टेट से किसी दूसरे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में कैसे आ जाएगा ये डायरेक्ट, ठीक है, कोई तो प्रोसेस होगा ना इसका भी आने का, मतलब ऐसे डायरेक्ट कैसे आ जाएगा।
तो वो प्रोसेस को रीडायरेक्शन तो बोलते हैं, लेकिन वो प्रोसेस ऐसा है, सपोज जैसे कि आप इस सेल से कनेक्टेड हो, ठीक है, ये सेल ए से कनेक्टेड हो और ड्यू टू यहाँ से आप कनेक्टेड हो, समझ लो ये जो ही है, ठीक है। अब ड्यू टू सम रीज़न ये साइट बंद हो गई, एकदम से ऑफ हो गई, कोई अलार्म आ गया तो आप इससे डिस्कनेक्ट हो गए। तो इसके नियर बाय और एक साइट थी जो कि थी बी, ठीक है, लेकिन ये जो साइट थी ये क्या थी, ये थी 3G की साइट। अब इससे आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे थे आप कनेक्टेड मोड में, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आइडल मोड में कनेक्टेड हो गए, तो इस प्रोसेस को रीडायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को रीडायरेक्शन बोलेंगे। तो चलो पढ़ भी लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन ए यूई इन द आरआरसी कनेक्टेड स्टेट मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल कंटिन्यूज इन कनेक्टेड मोड, उसको हैंडओवर बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव कॉल्स इन द सोर्स सेल कंटिन्यू इन द टारगेट सेल आफ्टर द हैंडओवर। सो इंस्टेड इफ द यूई मूव्स इनटू द आइडल मोड इनटू द टारगेट, वो रीडायरेक्शन हुआ। इफ द यूई मूव्स इनटू द आइडल मोड इनटू द टारगेट सेल, रीडायरेक्शन हुआ कनेक्टेड से आइडल में। So this can happen for the example of the source cell is being shut down for power savings, or if N26 interface is not available to support 5G core to EPC handover, ठीक है। तो ये इस केस में जा सकता है। रीसिलेक्शन तो आपको पता है, आइडल मोड मोबिलिटी प्रोसीजर, स्पेशली व्हेन यूई इज इन द आरआरसी आइडल और आरआरसी एक्टिव स्टेट में। सो इफ द यूई फाइंड्स ए सेल बेटर देन द करंट कैम डाउन, इट ट्रिगर्स रीसिलेक्शन, whereas handover and redirection are initiated by the network in connected mode. So reselection is initiated by the UE. If UE is camping for the first time, say after power on, it's called PA11, SMPR or cell reselection. Sorry, cell selection. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है बस। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5G हैंडओवर्स। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में हुआ तो इंट्रा जी नोड भी हैंडओवर, ठीक है, सेम साइट के। दूसरी साइट के बीच में एक्शन इंटरफेस अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जैसे आपको पता है 2 जी नोड बी के बीच में, उसके बीच में होगा इंटर जी नोड बी एक्शन हैंडओवर, ठीक है। लेकिन ये जो AMF था ये सेम था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच में X2 इंटरफेस नहीं है, तो कौन करेगा, इंटर जी नोड बी N2 हैंडओवर। N2 क्यों, क्योंकि इसका AMF से N2 का इंटरफेस है, इसलिए ये एक्शन इसलिए था क्योंकि इसका एक्शन का इंटरफेस था, ठीक। अब ये देखो, एक जी नोड भी ये है, दूसरा जी नोड भी ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, N14 बेस्ड हैंडओवर हुआ विद द हेल्प ऑफ AMF ओनली। क्यों, क्योंकि एक AMF से दूसरे AMF के बीच का इंटरफेस N14 है, एक AMF से जी नोड बी के बीच का इंटरफेस N2 था, इसलिए इसको N2 हैंडओवर बोला। और लास्ट वाला देखो, MME है यहाँ पे और यहाँ पे AMF है, तो इन दोनों के बीच का इंटरफेस है N26। मतलब आप 4G से 5G से अगर 4G में अगर ट्रांसफ़र करते हो तो वो इंटरनेट हैंडओवर तो होगा, लेकिन वो N26 बैंड बेस्ड हैंडओवर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने टाइप के हैंडओवर्स है 5G में देखा जाए तो। लेकिन बेसिकली आपको क्या पढ़ना है ज़्यादातर, X2 और N2, बस इसमें काम हो जाएगा अपना। N2 और X2 पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो इसमें कुछ डेफिनेशन भी दिए हैं इन्होंने। इंट्रा जी नोड भी क्या होता है, यूई मूव्स फ्रॉम वन सेल DU टू अनदर सेल वाइल एंकर एट द सेम CU। CU एक ही है, लेकिन जो DU है डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट जी नोड भी, बस वो सेम कैटेगरी में फॉल बैक कर रहा था। अब एक्शन बेस्ड इंटर हैंडओवर मतलब सोर्स और टारगेट जी नोड भी आर कनेक्टेड वाया द एक्शन इंटरफेस, सिग्नलिंग एंड डेटा पैकेट्स फॉरवर्डिंग एंड कोऑर्डिनेटेड विद इन द NG RAN, ठीक है, ये भी हमने देखा है। N2 बेस्ड मतलब AMF करेंगे इसको, ठीक है। और तो इफ द सोर्स एंड टारगेट यूनिट भी लैक्स द एक्शन इंटरफेस देन हैंडओवर इज कोऑर्डिनेटेड वाया AMF, और N2 इंटरफेस वहाँ पे काम आता है। सो इफ द सोर्स एंड टारगेट यूनिट भी आर कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट AMF देन N14 इंटरफेस, जैसे हमने देखा AMF टू AMF का इंटरफेस है, ठीक है। AMF इफ द 2 AMF कैन बिलोंग टू डिफरेंट ऑपरेटर्स और PLMLs। इंटर सिस्टम क्या होता है, यूई मूव्स फ्रॉम जी नोड बी टू ई नोड बी 5G to EPS handover using the N26 interface that connects 5G core AMF to EPC MME. The same interface is used for the EPS to 5G interface, 5G handover, ये हमने अभी देखा N26 भी। इंटरनेट क्या होगा, UI moves from NR to E ultra while staying on 5G core। कोर सेम ही है लेकिन E ultra में मूव कर रहा है UI, NR to E ultra में।
NSA और मल्टी रेट डुअल कनेक्टिविटी में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, हैंडओवर कैन हैपन फॉर मास्टर एंड सेकेंडरी नोड, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। नॉन 3GPP तो ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड के बीच में हो सकता है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये एक्शन बेस्ड हैंडओवर है और ये N2 बेस्ड हैंडओवर है। तो एक्शन में मैंने जैसे आपको बताया था जो हैंडओवर रिक्वेस्ट वो किसको जाएंगी, टारगेट को जाएंगी। और यहाँ पे देखो N2 में देखो जो हैंडओवर रिक्वेस्ट किसको जाएंगी, वो डायरेक्ट AMF को जाएंगी, क्योंकि इसके बीच में X2 इंटरफेस नहीं है दोनों के बीच में, इसलिए। बाकी आगे का प्रोसीजर सेम है जो हमने पुराने वीडियोज़ में देखा था। इसके कॉल फ्लोज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर इसी में आपको देखना है तो। बाकी प्रोसेस मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वीडियो में। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ हैंडओवर देख रहे हैं। तो देखो द फिगर शोज बोथ एक्शन बेस्ड एंड N2 बेस्ड हैंडओवर। इन बोथ केसेज हैंडओवर इज इनिशिएटेड बाय द सोर्स G0B। चलो ये तो हमें पता है। विच सेंड्स हैंडओवर कमांड टू UE एट द एंड इफ देयर इज बीन ए UPF relocation सेशन इन ओल्ड UPF आर डिलीटेड, देयर इज मोर सिग्नलिंग एंड डिले इन्वॉल्व विद N2 बेस्ड हैंडओवर, क्योंकि ये AMF के साथ होता है ना, इसलिए सिग्नलिंग बढ़ जाएगा। डिफरेंसेस कुछ है ये देख लेते हैं हम। हैंडओवर कमांड जो मैसेज है इज जनरेटेड एट टारगेट G0B एंड इज सेंड टू UE वाया सोर्स G0B और AMF N2, ठीक है। देन इफ देयर UPF रिलोकेशन अगर होता है तो सेशंस आर क्रिएटेड फॉर द न्यू UPFs, डाउनलिंक टनल इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड वंस टारगेट G0B इज रेडी फॉर हैंडओवर विद एक्शन। दिस हैपन ओनली आफ्टर UE हैज मूव टू टारगेट G0B, ठीक है। UPF खुद अपने आप को चेंज करके टारगेट G0B को वहाँ तक का सीक्वेंस नंबरिंग डेटा बता देगा। फिर डेटा फॉरवर्डिंग इज डायरेक्ट फॉर एक्शन but could be direct or indirect for N2. For indirect data forwarding, downlink data from UPF to source G0B is forwarded to target G0B via the same UPF. After UE handover, target G0B sends path switch request भेजता है, फिर वो हैंडओवर नोटिफाई करता है किसको, AMF को, और बता देता है कि मेरे पास UE आ चुका है, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल है। देखो ये NSA का एग्जांपल है जिसमें तुम्हारा मास्टर नोड और सेकेंडरी नोड दोनों एक साथ कनेक्ट हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट है SG0B एडिशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये समझ लो एक मास्टर नोड ऑलरेडी है, ठीक है, LT का, जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक सेकेंडरी नोड भी है। अब आप आगे यहाँ से बढ़ते हो तो ये कन्फ्यूज़न रहता है बहुत लोगों को कि NSA में सपोज़ एक सेकेंडरी नोड का अगर सिग्नल वीक हो गया तो क्या दूसरा सेकेंडरी नोड ऐड कर सकता है, लेकिन मास्टर नोड सेम ही रहना चाहिए। तो हाँ पॉसिबल है उसमें। देखो SG0B एडिशन पहली बार किया, फिर SG0B चेंज कर लिया उसने, ठीक है। SG0B चेंज कर लिया, मास्टर नोड भी सेम है। अब आगे क्या हुआ कि सिर्फ सेकेंडरी नोड में UE आ चुका है, ठीक है। UE सेकेंडरी नोड में आ चुका है और अब मास्टर नोड का जो है वो वीक हो गया, तो मास्टर ई नोड बी का भी हैंडओवर हो सकता है। अगर यहाँ पे आसपास कहीं अगर मास्टर नोड रहेगा तो वो मास्टर नोड में हैंडओवर हो जाएगा, और अगर मास्टर नोड अगर नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट फिर SA में आ जाएगा, स्टैंड अलोन में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही SG नोड भी रिलीज़ हो गया है यहाँ पे देखो, फिर मास्टर नोड में आया है। SG नोड भी रिलीज़ क्यों हुआ, क्योंकि SG नोड फिर G0B का जो सिग्नल है वो वीक हो गया तो वो कंप्लीट मास्टर नोड में आ गया, फिर कंप्लीट LT में आ गया। तो ये पॉसिबल है NSA में, ठीक है। टू NSA टू 5G और 5G टू NSA, ये सब पॉसिबल है इसमें सिनेरियोस। तो देखो इसमें बताया गया था फिगर शोज UE मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द कवरेज एरियाज ऑफ 2 LTE नोड बीट मास्टर नोड एंड 2 5G in our secondary. In 5G NSA deployment scenario, option 3 जो UE uses InnodeB is the master node, GNodeB secondary, EPC is the core network. The fact that the UE is connected to both InnodeB and GNodeB implies a dual connectivity, जिसको हम NSA बोलते हैं। तो ये NDC यूज हो गया, लेकिन a secondary node can be added, changed or removed while master stays the same. It also possible to hand over the master without changing the secondary node. देखा मैंने जैसे बताया था आपको। अब सेकेंडरी नोड में आ गया UE, अब सेकेंडरी नोड में ही बना रहेगा UE, ठीक है, लेकिन वो मास्टर भी चेंज कर सकता है और हैंड ओवर बोथ। सो वी कैन हैंड ओवर फ्रॉम डुअल कनेक्टिविटी टू सिंगल कनेक्टिविटी में भी आ सकते हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हैंड ओवर डिसीजन, और इसी में हम हैंड ओवर भी यूज़ होते हैं। तो
ये जो मेरा बताने का पर्पस था कि NSA ENDC help reduce frequent inter-rate handovers. So without NSA, inter-rate handovers would happen when a UE moves out of 5G coverage. However, inter-rate handovers are likely in initial 5G deployment where VoNR is not supported. वो फॉल बैक करता था, लेकिन अभी न्यू डिप्लॉयमेंट में सपोर्टेड है. अब ये इसमें ये बताया गया है कि हाउ डज G0B डिसएग्रीगेशन हेल्प हैंडओवर. ठीक है, तो ये पुराना आर्किटेक्चर समझ लो और ये नया आर्किटेक्चर है जिसमें हमने CU और DU को स्प्लिट कर दिया है. पहले देखेंगे आप कन्वेंशनल DU आर्किटेक्चर में जो इंटर G0B जब हैंडओवर होता था तो कोर नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि सब G0B एज ए सेपरेट एंटिटी काम करते थे. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो सेंट्रलाइज यूनिट को एक साथ में रख दिया न्यू में और डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट को अलग अलग कर दिया, मतलब मल्टीपल G0B बना दिए और CU एक रख दिया. तो इस केस में क्या होगा पता है, इंटर बहुत कम होगा. जो इंटर जो हम पहले करते थे ना वो पहले बहुत ज़्यादा होता था. ठीक है, अब इंटर क्या होगा, अब इंटर बहुत कम होगा. क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज यूनिट एक है. अब बहुत जगह वर्चुअल सेंट्रलाइज यूनिट है और बहुत सारे G0B को वो सर्व करता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट. तो इसमें देखो आप जो इंट्रा है वो बेसिकली ज़्यादा बढ़ गया है. किसमें? NSA में और 5G में. इंटर हैंडओवर कम होता है अब, और इंटर हैंडओवर जितना कम होगा उतना हैंडओवर का जो डिले है, लेटेंसी है, वो बढ़ जाएंगी. तो यहाँ बोला गया कि ए G0B कैन बी डिसएग्रीड इनटू रेडियो यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट एंड सेंट्रल यूनिट. तो ए DU कैन कंट्रोल वन और मोर सेल. Many DUs can be under the control of single CU. Virtualized implementations are termed virtual and DU and CU. This sort of disaggregation avoids frequent inter-G0B handovers. Frequent नहीं होने देंगे आप. A UE is handed over from one DU to another while anchored at the same CU. PDCP RRC layer are at the same CU. Therefore, there is no additional signaling towards the core network. No data forwarding is needed. Intra-G0B DU handover occurs when the UE moves from one cell to another within the same G0B DU. Inter-G0B DU handover occurs when UE moves from one G0B DU to another within the same G0B CU. For ENDC operation, bearer जो यूज़ होगा वो मास्टर सेल ग्रुप SRB और सेकेंडरी सेल ग्रुप SRB3 carries the signaling for the inter-G0B DU mobility with MCG SRB conditional handover PS cell. तो ये उसका मतलब वो था जो हमने भी देखा. तो हैंडओवर और इम्प्रूव करने के लिए मतलब इसमें ये बताया गया है. The figure shows throughput over the time during a handover. Throughput is directly related to the signal quality. So handover interruption time जो HIT जो पहले बहुत ज़्यादा होता था किसमें, लीगेसी सिस्टम में, अब वो बहुत कम हो चुका है ड्यू टू स्प्लिट ऑफ CU एंड DU. तो इसमें इंटर की जो हैंडओवर की जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम हो जाएंगी और इंट्रा की बढ़ जाएंगी. अगर इंट्रा की बढ़ जाएंगी तो कोर नेटवर्क कम इन्वॉल्व होगा. So is that time period when UE is unable to send or receive any data. It starts when UE receives the handover command in real network. This is 30 to 60 milliseconds, but it could be hundreds of milliseconds. For inter-beam mobility within the same cell, HIT is shorter. So time to trigger क्या होता है, pertains to handover initiation. Low time to trigger implies the system quickly reacts to poor signal quality at the UE and triggers a handover. Low time to trigger might lead to too many handover, ping pong behavior और particularly ultra dense forest, high TTT में handover failure. ये इसके बारे में मतलब बताया गया है. और टाइमर 304 स्टार्ट होता है when handover is started. So handover should be completed before this timer. If not, handover fail हो जाएगा. ठीक है, और एक ये है कि what are the variations of the basic handover procedure. ठीक है, तो एक कंडीशनल हैंडओवर होता है. ठीक है, और एक डुअल एक्टिव प्रोटोकॉल स्टैक हैंडओवर होता है. इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि ये दो चीज़ बेसिकली क्या होती है और ये दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या होता है. तो डुअल एक्टिव प्रोटोकॉल स्टैक डैप्स हैंडओवर और कंडीशनल हैंडओवर, ये हैंडओवर की में ये क्या चीज़ होती है. ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में.